हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ममता झारोटी। इतिहास रटे नहीं सीखें। आज हम मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मौर्य काल चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, इसलिए इसको हम 2 पार्ट्स में लेके आएंगे। मौर्य काल से ही भारत में ऐतिहासिक काल प्रारंभ होता है। इस युग के महान राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ चाणक्य की सूझबूझ से मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी और मौर्य काल के योग्य शासकों ने भारत में ही नहीं बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी विजय पताका लहराई थी। यह सब कैसे संभव हुआ, आइए जानते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के ले सकते हैं। आचार्य चाणक्य के ग्रंथ का क्या नाम था? तो आचार्य चाणक्य के ग्रंथ का नाम हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र है वो मौर्य काल की राजनीति और शासन और प्रशासन के बारे में इससे हमें किस जानकारी मिलती, किससे? आचार्य चाणक्य की अर्थशास्त्र से। मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु कौटिल्य की सहायता मौर्य वंश का शासक बना। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध पर घनानंद का शासन था और जो ये घनानंद था बहुत ही अत्याचारी और क्रूर शासक था, जिसके दरबार में चाणक्य का माखुल उड़ाया था और चाणक्य ने अपने माखुल उड़ाने पर यह प्रतिज्ञा ली थी कि एक दिन वो इस वंश को, नंद वंश को समूल नष्ट कर देगा और इसके लिए उसने एक सामान्य से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा दे करके कुशल शासक बनाया और उसके नेतृत्व में नंद वंश को समूल नष्ट करके मौर्य वंश की स्थापना की और इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक बना। इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फाहियान नहीं होगा। फाहियान किस काल का है? गुप्त काल का। हिनसांग आपका आया है हर्षवर्धन के काल में। हर्षवर्धन के काल में आया है और इति सिंह हर्ष के भी बाद में आया है। और ये मेगास्थनीज जो होगा वो ही इंडिका का राइटर है। और इसमें जो इंडिका है, इंडिका में उसने किस समाज की और प्रशासन की जानकारी मिलती है और इसने समाज के बारे में क्या किया कि भारत का जो है ना, भारत में 7 वर्ण मौजूद थे। 7 वर्ण के बारे में यही पहली बार कहता है। वास्तविक रूप में ये आपको उपलब्ध नहीं होती है। ये यूनानी राइटरों ने, जो जितने भी यूनानी लेखक हैं, उन्होंने उदाहरणों के माध्यम से इसको संग्रहित करके रखा है। सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने किसको अपना राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा? किसको भेजा था अपना उत्तराधिकारी दूत बना करके? मेगास्थनीज को भेजा था। हिनसांग तो अभी देखा हमने कि ये नहीं होगा। एंटियोकस क्या था? एंटियोकस इसका, ये जो सेल्यूकस था ना, उसी का ये बेटा था और ये सीरिया का शासक था और इसका राजदूत होता है ये। तो ये उसके टाइम पे आएगा। किसके टाइम पे? बिंदुसार के टाइम पे। किस शासक को अमित्रघात कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार। इसके बारे में क्या कहा जाता है बिंदुसार के बारे में? कि ये शत्रुओं का नाश करने वाला था। किस शासक का उल्लेख अभिलेखों में देवा नाम प्रिय दस्यु के रूप में मिलता है? अशोक का। इसका मतलब हुआ देवताओं का प्रिय। भारतीय सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के नरसंहार को देखकर कभी युद्ध न करने का फैसला लिया। यह युद्ध कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा जाता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर है आपका, वो तो आपका हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। कि ये जब युद्ध हुआ था वो उसका युद्ध हुआ था उसके राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। तो उसके राज्याभिषेक 8वें वर्ष, मतलब कि ये इसका राज्याभिषेक हुआ है 269 BC में।
फिर क्वेश्चन कई बार पूछे थे कि इस जो कलिंग विजय है उसका उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो कलिंग विजय का उल्लेख जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। 13वें शिलालेख में मिलता है। यह युद्ध जो हुआ था उसमें बहुत खून खराबा हुआ था। करीबन 1 लाख लोग तो मारे गए थे और 1.5 लाख के लोग इसमें बंदी बना लिए गए थे। तो इतने बड़े लेवल पे खून खराबे को देख करके जो सम्राट अशोक थे उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने कभी भी युद्ध ना करने का प्रण लिया था। मतलब ये पहला एकमात्र इतिहास में ऐसा शासक है जिसने युद्ध जीतने के बाद, मतलब विजयी होने के बाद ये प्रण लिया है कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने संपूर्ण भारत में पहली बार अभिलेखों पर राजज्ञाओं को उत्कीर्ण करवाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका अशोक। तो अशोक ने कई प्रकार के शिलालेख अपने राज्यकाल में संपूर्ण पूरे भारतवर्ष में शिलालेखों पर उत्कीर्ण करवाए। तो इसमें से जो कुछ शिलालेख थे वो वृहद शिलालेख थे, कुछ थे लघु स्तंभ शिलालेख और कुछ थे गुहा शिलालेख। तो अशोक ने अपनी राजज्ञाओं को प्रचार प्रसार करने के लिए पहली बार व्यापक स्तर पर अभिलेखों का प्रयोग किया था। अशोक के अभिलेख निम्न में से कौन सी भाषा में नहीं मिले हैं? में नहीं मिले हैं, प्राकृत में मिले हैं, यूनानी में मिले हैं, अरेमाइक में मिले हैं, खरोष्टी में भी मिले हैं। इसमें जो है भगवान बुद्ध के उपदेश ज़्यादातर मिले हैं। पाली में महावीर जी के। सम्राट अशोक ने रणघोष नीति के स्थान पर धम्म घोष नीति को अपनाया था। धम्म से क्या तात्पर्य है? जनता के साथ अच्छा व्यवहार, बिल्कुल सही है। पड़ोसियों से नहीं लड़ो, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरे धर्मों से टकराव नहीं करो, ये तीनों की तीनों ही सही है। मतलब उपरोक्त सभी हो जाएगा। जो उसका धम्म था वो एक सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। अशोक ने धर्म प्रचार हेतु अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ पे भेजा था? तो अशोक ने विभिन्न जगहों पे अपने धर्म प्रचारक भेजे। अपने पुत्र और पुत्री को इन्होंने भेजा था सिंघल देश या फिर श्रीलंका में भेजा था। का जो शासक था उस टाइम पे तिस्य था। तो तिस्य के लिए इन्होंने बोध गया का जो बोधि वृक्ष है, बोधि वृक्ष की शाखा भी भेजी थी और ये बोधि वृक्ष आज भी वहाँ पर मौजूद है। बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र में किस बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था? प्रथम किसने करवाए थे? अजातशत्रु ने। द्वितीय किसने करवाए थे? कालाशोक ने। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब जो तृतीय बौद्ध संगति है वो करवाई है सम्राट अशोक ने करवाई है। कहाँ पे करवाई है? पाटलिपुत्र में। अब ये पाटलिपुत्र है ना, तो पुत्र से आप ये भी याद कर सकते हैं कि इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? मोगलीपुत्र ने इसकी अध्यक्षता की है। जो बौद्ध संगति थी उसमें और इम्पोर्टेंट काम क्या हुए? इसमें पहली बार अभिधम्म पिटक की रचना हुई। त्रिपिटकों को अंतिम रूप दिया गया। का मुद्रा राक्षस के लेखक कौन? विशाखादत्त। ये है किस टाइम पे लिखी है? गुप्त काल में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखी है। परंतु इसमें एक बात ध्यान देने की योग्य क्या है, ये क्या नायिका विहीन नाटक है। देख चुके हैं कौटिल्य की जो रचना है वो है अर्थशास्त्र। मेगस्थनीज का, इंडिका। भास ने भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। स्वप्नवास दत्ता एक इसमें प्रसिद्ध है। झेलम का युद्ध, वितस्ता का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो आपको बता देती हूँ कि जो झेलम का युद्ध पूछ रहा है तो इसका मतलब ये झेलम नदी के किनारे हुआ। और जो वितस्ता है इसका प्राचीन नाम है झेलम का। ये जो युद्ध हुआ था वो ऐसे हुआ है कि ये झेलम नदी थी, इधर आपकी चिनाब। तो ये चिनाब और झेलम के मध्य हुआ है और यहाँ पे हुआ है। यहाँ पे एक राज्य था पुरु राज्य। पुरु राज्य का जो राजा था वो कौन था? पोरस। और इधर से जो आक्रमणकारी आया था वो कौन था? सिकंदर। तो आपको समझ में आ गया हो कि ये जो युद्ध है वो किस किस के मध्य हुआ है? एक तो सिकंदर के मध्य और पोरस के मध्य हुआ है और झेलम नदी और चिनाब नदी के मध्य लड़ा गया था। ये जो युद्ध था तो वो ऐसी विषम परिस्थितियों में हुआ था
कि इधर 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 बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, यहाँ पे से क्रॉस करना मुश्किल था, तो इसलिए इसको यूनानी राइटरों ने क्या नाम दिया है, हाइडेस्पीज युद्ध। विकट परिस्थितियों में होने के कारण इसको हाइडेस्पीज का नाम दिया गया है। ये युद्ध कब हुआ है, ये पूर्व में किस किस के मध्य हुआ है, पोरस और सिकंदर के मध्य। भारत का प्रथम ऐतिहासिक शासक किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। विक्रमादित्य ये नहीं होएगा, ये आपका गुप्त काल के शासक हैं। अशोक मतलब चंद्रगुप्त अशोक के दादा हैं। कौटिल्य होगा नहीं, क्योंकि कौटिल्य राजा नहीं थे, मंत्री थे, शासक निर्माता थे। और प्रथम ऐतिहासिक शासक क्यों माना जाता है, क्योंकि इससे पूर्व कोई ऐसा शासक नहीं हुआ जिसने संपूर्ण भारत पर अपना एकाधिकार किया हो, उचित शासन व्यवस्था अपनाई हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।